अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आदित्य राजकोल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई न्यूज़ देखनी होती है तो मैं सबसे पहले आदित्य का पेज जाके देखती हूँ कि क्या हुआ है, तो इवन पाकिस्तान की न्यूज़ भी सबसे पहले आपके पास ही होती है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि आपकी तरफ से तो हमेशा से एक बात की गई है और वो ये कि टेररिज्म को रोकें और ये सारी चीजें सही करें तब होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस बार फिर वही 5 फरवरी को जैसे हमारे यहाँ कश्मीर डे मनाया जाता है और उसके बाद जो है ये बात की है। आपको लगता है कि कोई होप है बातचीत की? अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात तब करी जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हमास का एक कार्यक्रम का एक इवेंट जो है रावलाकोट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। तो बातचीत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पिछले 5 साल में जो आपने देखा, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, भारत ने इस पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। आप पहले 3-4 नंबर तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे नहीं लगता 50-60 नंबर में भी है। क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही फार एंड वाइड है। इंडिया जो है रशिया यूक्रेन पे बात करता है, इसराइल हमास पे बात करता है, एक दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर के ऊपर बात करता है। और बहुत सारे जो पश्चिमी या वेस्टर्न मुल्क हैं, वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत का इसमें क्या योगदान रहेगा। भारत कैसे जो जो है दो कंट्रीज आप कह लें या दो पक्ष कह लें, अलग अलग ब्लॉक्स कह लें, जो ये ब्लॉक्स हैं, जो डिवाइड हो गया है दुनिया इतना ज्यादा, तो भारत की ओर देखते हैं कि ये पीस के लिए बातचीत करेगा। तभी वो रशिया भी गए, मोदी यूक्रेन भी गए, और उनको बोला कि एक युद्ध की जमीन पे जो है एक पीस नहीं हो सकता। सोल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन अ बैटलफील्ड। तो शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और फिर अलग अलग गुटों का ये कहना कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे, एटसेट्रा, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। और आप ये भी देखिए कि अब जब विंटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी, तो फिर से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए, खासकर कश्मीर में या रजौरी पुंछ वाला जो इलाका है वहां पर। अभी कुछ ही 1 या 2 दिन पहले वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जहां पर जो इन्फिल्ट्रेटर्स कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी भी उनको थोड़ा सा कवर फायर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने रिस्पॉन्स किया। और ये भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी वहां बॉर्डर पे मरे और उनकी बॉडीज जो है वापस ले ली। तो जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद को अपना एक प्राइमरी जरिया बनाएगी भारत को अटैक करने में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो भी सॉल्व नहीं होंगे। आपस में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, सिक्योरिटी का जो इतना सारा तनाजा है, कितने अटैक हो रहे हैं, कितने आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। वो तो आप ऑफिशियल कुछ आपको पता लगता है, अनऑफिशियली तो कितना होता होगा। क्योंकि आपको पता है आईएसपीआर और ये लोग तो पूरा डिटेल्स देते नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए अब इंडिया कभी भी मना करता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये भारत ने पहले से कहा है। अभी सीज फायर चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी, अगर आतंकवादी हमले होंगे, अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा रिवाइव करने का टेररिज्म, आई थिंक दे विल बी अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस एंड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरफ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भारत इस बारे में बात कर चुका है या शिकायत कर चुका है कि सब जगह के कंप्लेंट्स आती रहती हैं, लेकिन ये कि इस पे बहुत सीरियसली इनको काम करना होगा, तभी हिंदुस्तान वाला बॉर्डर जो है वहां से जो है वो ट्रेड या दोस्ती या कुछ भी कह लीजिए रिलेशन जो है वो बेहतर हो सकेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो चाइना गए 5 डेज के विजिट पे। वहां पर उन्होंने कहा है कि जी उसी के ऊपर टेररिज्म पे और अटैक्स के ऊपर बात की है चाइना में भी उन्होंने। और उन्होंने उनका कहना ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि सिर्फ अफगानिस्तान साइड जो है और टीटीपी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर से जो चल रही है?
उसमें सिर्फ इन्हीं का हाथ है। देखिए, ये तो वही बात हुई ना कि आपने एक जो है पेट लिया, पेट, है ना? आप पेट रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, उसको आपने जो है पाला बहुत समय तक, अच्छे से पाला, बहुत अच्छा खुराक दिया, उसको खाना दिया, हर ज़रूरत उसकी मुहैया करवाई, बहुत प्यार दिया। और आपके जो नेबर थे, वो आपको कहते रहे कि ये मत करिए, ये जो है, ये रॉटवाइलर है या ये है, ये एक दिन आप पे अटैक करेगा या एक दिन कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आपने एक नहीं मानी। तो यही हुआ, आपने तालिबान को खुद बनाया, आपने तालिबान को शह दी, आपने तालिबान को हर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, लेकिन तब भी जो है आपको लगा कि एक बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होगी, तो वो तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के इशारे पे ही पूरा काम करेंगे। आपको ये नहीं पता था कि पाक अफगानिस्तान में तालिबान की खुद की सॉवरेनिटी होगी, खुद का एक हकूक होगा, एक जो है आवाज होगी, उनकी खुद की इंडिपेंडेंट एक विजन और फॉरेन पॉलिसी होगी। और उनको भी पता है कि उनका ट्रेड किस मुल्क के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड कौन मुल्क देगा, उनके अच्छे संबंध किस मुल्क के साथ आज के नए इंटरनेशनल ऑर्डर में होने चाहिए। और तभी आपने देखा कि अभी दुबई में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उनकी मुताकी साहब के साथ वहां पर मुलाकात हुई। तो वहां पर पूरा पहली बार ऐसा हुआ कि हाईएस्ट लेवल पे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ दुबई में मिले और ह्यूमैनिटेरियन एड या बाकी इश्यूज पर जो है चर्चा हुई। इंडिया की एम्बेसी फुली तो काबुल में नहीं चल रही, लेकिन अभी भी फंक्शनल है। वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ हैं, डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इवन दो दे आर नॉट नॉर्मल टाइज। इंडिया ने पूरी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है अभी। तो चाइना जाना और वहां पर ऐसी बात करना, मुझे लगता है कि ये गलत है। आतंकवाद हमेशा से पाकिस्तान से आया है, अगर अफगानिस्तान में अभी है भी, तो वो पाकिस्तान के ही लोग हैं जो वहां पर गए हैं, वहां पर शह ले रहे हैं। और तालिबान तो एक ही है, चाहे वो अफगान तालिबान हो या पाकिस्तान तालिबान हो, दे आर आई थिंक मोर और लेस आयरन ब्रदर्स। और पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान आएगी तो वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, वो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर और भारत पे हमला करेंगे। तो ये तो बेवकूफी हुई। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के बाद तालिबान का पहला एजेंडा जो है, वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से एक तब्दीली लाना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करके, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पे अटैक करके एक पूरी तरीके से अपना जो है हक, अपना जो तालिबान की इमराती सरकार है या जो शरिया है, वो पूरी तरीके से लागू करना अपने अंदाज में। वो तो पाकिस्तान में पहले करेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर या भारत में। तो चाइना और पाकिस्तान भी ऑल वेदर फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना खुद कि कैसे टीटीपी के तो अटैक हो ही रहे हैं। बलूचिस्तान में भी बलोच ग्रुप हर दिन अटैक कर रहे हैं, और वो सिर्फ फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान आर्मी पे ही अटैक नहीं कर रहे। हर 3-4 महीने में हमको न्यूज आती है कि चाइनीज इंजीनियर्स हों, चाइनीज टीचर्स हों, या चाइनीज कोई भी नेशनल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं या माइनिंग पे काम कर रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, बहुत लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। और चाइना आई थिंक इज ऑल्सो फ्यूमिंग। पिछले साल तो ऐसा हो गया था कि एक बार चाइनीज ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने बोला था कि हमको आप पूरा छूट दें, चाइना के जो लड़ाकू विमान हैं वो वहां पर बलोच ग्रुपों के खिलाफ अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मैं हमेशा आपके साथ आरजू जी कहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी, लुक इनवर्ड्स। हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू हैव टेररिज्म एज योर फॉरेन पॉलिसी? एंड टेररिज्म आप भारत के खिलाफ करते हैं या बाकियों के खिलाफ करते हैं, वो तो एक चीज है। आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद करते हैं, आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ दहशत करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनवा में हो, सिंध में हो, अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो। और वहां पर धीरे धीरे जो पिछले 5-6 साल में हमने देखा था कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा अंडरग्राउंड था। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन हो, वो अंडरग्राउंड थे। लेकिन अब धीरे 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 हमास के नाम पर, इसराइल के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर ये फिर से इनको कोशिश कर रहे हैं रिसोर्सेज देने की, ऊर्जा देने की, कि ये एक नया एक शगुफा ये खड़ा करें आतंकवाद का। और मुझे नहीं लगता कि हमास के इस मॉरल सपोर्ट से एक्सेट्रा से कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एक कोशिश जरूर है कि हमास के सपोर्ट से एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन ज्यादा की जाए, आतंकवाद की रिक्रूटमेंट बढ़े और एक नया इन्फिल्ट्रेशन का दौर कश्मीर में किया जाए।
लेकिन आदित्य, एक चीज ये भी सुनने में आई है कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है बार बार तालिबान की गवर्नमेंट से कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो टीटीपी को अफगानिस्तान की दूसरी तरफ कहीं शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूसरे कॉर्नर पे, कि यहाँ से पाकिस्तान वाली साइड से हटाया जाए। लगता है आपको कि ये हो पाएगा और इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा पाकिस्तान का? देखिए, अभी हाल ही की मुझे लगता है 2 साल या ढाई साल पहले की बात है, इनके बीच में सीज़फायर भी हुआ था, पाकिस्तान के बीच में और टीटीपी के बीच में। उसका क्या हुआ? उसके बाद फिर से वो सीज़फायर एग्रीमेंट की धज्जियाँ उड़ गईं और फिर से अटैक शुरू हुए, चाहे वो जो पुलिस के लोग हैं पाकिस्तान के, चाहे फ्रंटियर कोर के हैं, चाहे वो बाकी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो मिलिशिया है, जो पाकिस्तान आर्मी की जो मिलिशिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा में या बाकी बन्नू में, बाकी इलाकों में जो काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि टीटीपी अपने अंदाज को या टीटीपी अपने अटैक्स को खत्म करने वाला है। आप पिछले 3 साल का डेटा ही देख लीजिए कि हर ऑल्टरनेट डे, इफ नॉट एवरी डे, देयर हैज बीन एटलीस्ट वन अटैक अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस और दोज हु आर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी फोर्सेस इन केपीके। अब पाकिस्तान जितना भी कह ले कि ये भारत करवा रहा है या कोई दूसरा मुल्क करवा रहा है, इसका कोई एविडेंस तो आपके सामने है नहीं। और दुनिया के सामने सिर्फ एक एविडेंस है कि पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा था, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो कश्मीर के संदर्भ में, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, कई सालों से हक्कानी हो गए, उनको आप शह दे रहे थे बहुत टाइम से। उसके बाद अबोताबाद में ओसामा बिन लादेन को दे रहे थे, वहां पर उनको मारा गया अमरीकी। तो आतंकवाद को शह देने के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है पूरी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली इसमें बड़ी आएगी। अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज अफगानिस्तान पे प्रेशर जरूर कोशिश कर रहा है। एक एयर स्ट्राइक भी अभी हाल ही में की थी, जिसमें अफगानिस्तान ने बोला कि सिविलियंस और जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो अफगानिस्तान में मारी गई हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको याद होगा जब हक्कानी नेटवर्क वहां पर था और अमेरिका जो है वहां पर एयर स्ट्राइक करता था, तब तो पाकिस्तान को कोई ये नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। और पाकिस्तान ये तालिबान को अच्छे से शह दे रहा था, सब कुछ मुहैया कर रहा था। अब अचानक से प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि उनको लग रहा था कि तालिबान जो है उनकी बी टीम बनेगा, रावलपिंडी से डायरेक्शंस आएंगे और हक्कानी नेटवर्क और जो तालिबान है, कंधार का जो ग्रुप है, वो उनकी बात सुनेगा। तो वो हुआ नहीं है। तो अब इंटरनली भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान आर्मी का हो गया, सिविलियन गवर्नमेंट का हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स टीटीपी के अटैक्स और बढ़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत आपने देखा सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है अनफॉर्चुनेटली, खासकर शिया जो लोग हैं। और कश्मीर के इस कॉन्टेक्स्ट में भी आई थिंक पाकिस्तान डीप स्टेट की, आईएसआई की ये कोशिश रहेगी कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन इस समर ऑफ 2025 में ये लोग ज्यादा बढ़ाएं और कोशिश करें कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, इनको डाइवर्ट किया जाए, इनको डिफ्लेक्ट किया जाए कश्मीर की ओर। आदित्य, एक चीज और मुझे मुझे आपसे समझनी है, जो मैं समझ नहीं पाती, कि अगर कोई पाकिस्तान में पकड़ा जाए, या कह दें हम कह दें जी हमने जासूस पकड़ लिया वहां से, जैसे अभी बलूचिस्तान से एक को पकड़ा गया था 2-3 साल पहले, और जयदेव फर्स्ट नेम भूल रही हूँ उनका। तो इसी तरीके से आपके यहाँ भी अगर कोई पाकिस्तान से या किसी तरीके का कोई इस किस्म का कोई अरेस्ट किया जाता है, तो चाहे वो जिनकी वाइफ यहाँ पर है मशाल मलिक और उस किस्म के लोग, तो इनका फैसला क्यों नहीं आ पाता? इनका हमेशा केसेस ही चलते रहते हैं, या तो उनको कह दें कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया जाए, या फिर सजा दी जाए। लेकिन दोनों कंट्रीज जो है सिर्फ केस चलाती हैं और कुछ नहीं करती। देखिए, कुलभूषण जाधव का और हाँ। यासीन मलिक का तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकती। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, कुलभूषण जाधव पे पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि आप स्पाई हैं। भारत ने बोला कि हाँ, ये इंडियन नेवी के लिए काम करते थे, फिर रिटायर्ड थे, फिर अपना बिजनेस जो है चाबार पोर्ट ईरान में वहां पर करते थे। वहां जंडुल्ला ग्रुप ने आईएसआई के साथ एक स्ट्रेटजी के तहत उनको किडनैप किया और फिर आईएसआई को सौंप दिया पैसे लेकर। तो ये भारत का पक्ष है। उसमें एक बार काउंसलर एक्सेस भी मिला, कुलभूषण की परिवार वहां पर गया और आईसीजे में भी केस चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां भारत ने केस जीता। और उसके बाद उनके जो फांसी थी उस पर हॉल्ट लग गया। और वो मुझे लगता है फिलहाल तो कुलभूषण वही है। अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई डील भारत या पाकिस्तान के बीच में हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि एक टाइम पे हो सकता है कि डील हो। इसमें कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी
कोई डील हो जिसके तहत कुलभूषण मगर को चलता चला जा वापस रहा है लिया। ना, मगर ये केस चलता चला हाँ जा रहा है, मतलब कहीं एंड नहीं हो हाँ। रहा। और यही यासीन मलिक का है कि वो चलता चला जा रहा है, सालों से यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो भी। जी। यासीन मलिक के दो तरीके के केस हैं। ऐसा नहीं है कि यासीन मलिक के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। यासीन मलिक को जिसमें अरेस्ट किया था 2017 का, वो हवाला का केस था, जिसमें कहा गया था कि यासीन मलिक को पाकिस्तान से पैसा मिल रहा था और वो आतंकवाद के लिए, स्टोन पेल्टिंग के लिए, बहुत चीजों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो यासीन मलिक का जो वो केस है वो स्पेशल एनआईए कोर्ट दिल्ली में चला। उनको जो है उसमें लाइफ सेंटेंस मिला। तो वो लाइफ सेंटेंस बरकरार हुआ है, वो खत्म हुआ है, तो इसका तहत वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। तो यासीन मलिक कभी भी मरे अपनी जिंदगी में, वो तिहाड़ जेल में ही मरेंगे, तो वो तो सजा मिल चुकी है। जो यासीन मलिक के खिलाफ केस है जो पेंडिंग है बहुत टाइम से, वो है कि उसने कश्मीर में 90 में 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा था। वो केस जो है पिछले 35 साल से चल रहा है। दूसरा जो केस है, उस समय जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, मुफ्ती मोहम्मद सईद, कश्मीरी लीडर थे, उनकी बेटी रुबिया सईद, उनको जो किडनैप किया था अगेन 89-90 में, तो वो भी 35 साल से चल रहा है। हालांकि उसमें भी 2-3 साल में कुछ प्रोग्रेस हुई है केस में, लेकिन वो केसेस पेंडिंग है और वो मुझे लगता है कि अगले 1 साल में या 2 साल में खत्म होंगे। अब कुलभूषण जाधव में क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट में पाकिस्तान में केस चल रहा था और एक सिविलियन कोर्ट उसको नहीं सुन रहा है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत पाकिस्तान में गवर्नेंस होनी चाहिए और एक लीगल स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन वो कुलभूषण जाधव को वो राइट नहीं दे रहे। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। मगर अगर हम बात करें कनाडा की, तो सुनने में ये आया है, ये वैसे बताया गया कि कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाह रहे हैं कि एफएटीएफ में भारत का नाम डाला जाए, मतलब उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि वो उनकी जमीन पे जो किलिंग्स हुई हैं, सो कॉल्ड उसकी खालिस्तान के लोगों की। तो इसमें आपका क्या कहना है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि कनाडा जो है वो भारत के ऊपर कोई एक्शन करवा दे एफएटीएफ से? पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो, उनको पहले तो ये संभालना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। तो वो अपने पॉलिटिकल की जो नैया है, जो उनकी बोट है, जो पूरी ड्राउन हो रही है वहां पर, तो वहां पर वो अपने आप को तो संभाले पहले। और उनके ही बगल में जो उनके आयरन ब्रदर है, जैसे पाकिस्तान की चाइना है, वैसे कनाडा का अमेरिका है आयरन ब्रदर। ट्रंप तो कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा को अपना अलग स्टेट बना दे अमेरिका के तहत, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की बाउंड्री के तहत कनाडा को ले आए। और जस्टिन ट्रूडो की खुद की हालत तो देखिए, जो इकोनॉमिक हालत वहां पर कनाडा की है, धज्जियां उड़ा दी हैं। आप हेल्थ क्राइसिस देखिए, वहां पर टोरंटो में लाइनें लग रही हैं 600 से 1000 लोगों की, कि डॉक्टर तो हमें देख ले। एजुकेशन क्राइसिस है पूरी तरीके से, नौकरियां नहीं मिल रही हैं कनाडा में। और गैंगलैंड वायलेंस आप देखिए, आप चलिए खालिस्तानियों को तो 2 मिनट भूल जाइए, इंडियंस को भी 2 मिनट भूल जाइए। वहां पर खुद के जो उनके गैंग्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, जो सिंगर्स हैं उनको थ्रेटन किया जा रहा है। आप ड्रग्स का मेनेस देखिए, जो ट्रंप बोल रहे हैं बार बार, कितना ड्रग जो है वहां पर कनाडा से अमेरिका आ रहा है, बाकी जगहों पे जा रहा है, कितना ड्रग्स का मेनेस है। हर दिन जो है वहां की भी आरसीएमपी है या पुलिस है, वो ड्रग बस्ट कर रहे हैं हर जगह। तो मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि वहां पर कितनी मुश्किलात कैनेडियंस को हो रही है। और अगस्त में तो चुनाव ही है, हो सकता है पहले भी हो जाए चुनाव। अब तो उन्होंने रिजाइन कर ही दिया है। मार्च 24 में कनाडा में एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, लेकिन उससे पहले भी चुनाव हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ का ऐसा कुछ बेवकूफी कनाडा कर सकता है। अगर वो करेगा भी, सबसे पहले तो ट्रंप ही उसको पूरी तरीके से उसको वीटो कर देगा, उसको हटा देगा और बोलेगा इसका कुछ जो है ये नहीं है। क्योंकि ट्रंप का भी जो नजरिया है ना, ट्रंप को आप जितना भी क्रिटिसाइज करिए, यू हेट हिम और यू क्रिटिसाइज हिम, बट ही डजंट वांट वॉर, ही डजंट वांट क्राइसिस। आप अगर बाइडेन का जो पूरा टाइम रहा है उसको ट्रंप के पिछले सरकार के टाइम से कंपेयर करेंगी, तो आप देखेंगे ट्रंप के टाइम पे तो कोई युद्ध नहीं हुआ। इनफैक्ट ट्रंप जो है कोशिश कर रहा था कि पुतिन के साथ भी, शी जिनपिंग के साथ भी, और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं उनके साथ भी मुलाकात करें, अच्छे ताल्लुकात करें। एंड ही इज बेसिकली अ बिजनेसमैन। जो ट्रंप है वो बिजनेसमैन है, वो कोशिश करते हैं कि डील हो जाए, किसी तरीके से कोई डील हो जाए। तभी वो गाजा की भी बात कर रहे हैं कि गाजा को आप हमारे वो कर दें, हम वर्ल्ड क्लास सिटी उसको बना देंगे पूरी तरीके से। उन लोगों को जो है रेफ्यूजीज आप इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी जगह भेज दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ट्रंप को आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप जो है अब कैसे थ्रेटन कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ। ट्रंप ने पहले ही दिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि कनाडा के ऊपर हम 25% का टैरिफ लगाएंगे, चाइना के ऊपर हम 10% का टैरिफ लगाएंगे। तो इमीडिएटली जो है वहां पर लोग बौखला गए कि क्या होगा। कोलंबिया के साथ देखिए क्या हुआ। कोलंबिया को बोला कि आपके ऊपर जो है आप रेफ्यूजीज ले लीजिए अपने। कोलंबिया ने बोला हम नहीं लेंगे। बोला इमीडिएटली इन पर 10% का टैरिफ लगाओ, अगर 25% का टैरिफ लगाओ, और अगले हफ्ते तक नहीं मानते तो 50% का टैरिफ लगाओ। तो कोलंबिया ने बोला भाई दे दो, हम अपने ही जहाज भेजेंगे, भेज दो अपने लोग हमें। तो मुझे लगता है कि ही इज अ डील मेकर, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ही वांट्स टू स्ट्राइक एट दैट प्रॉब्लम। तभी वो इंटरनली एक ऑडिट करा रहे हैं और देख रहे हैं कि यार हमारे जो फंड्स हैं ये कहाँ बेकार जा रहे हैं और क्या गलत गलत हुआ है। अभी तो ये भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश में बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमेरिका की यूएस एड है और बाकी है, वो बांग्लादेश में ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मुहैया कर रही थी। और ये जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन वहां पर कहा जा रहा है, हो सकता है कि इनको भी पैसा मुहैया कराया हो कि आप ये सो कॉल्ड रेवोल्यूशन करें। और आईएसआई तो बहुत खुश है और कर रही है कि ये शेख मुजीबुर रहमान का पूरा जो घर है जला दिया, पूरी हिस्ट्री उनकी खत्म कर दी, तबाह कर दी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। और बांग्लादेश को कोशिश ये हो रही है कि कट्टरपंथी विचारधारा और ज्यादा बढ़े, रेडिकलाइजेशन और ज्यादा बढ़े, माइनॉरिटीज चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, अहमदियाज हों, उन पर अटैक और ज्यादा हो। तो मुझे लगता है ये ज्यादा नहीं चलेगा। चुनाव जो है डेमोक्रेटिक बांग्लादेश में भी कराने पड़ेंगे और ट्रंप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी स्टेटमेंट भी देखिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो आया था गाजा के ऊपर, उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, बट बोला कि ये गाजा का जो नया प्लान है वी डोंट अग्री विद इट, ये हमको गवारा नहीं है, ये प्लान गलत है, ये नहीं मगर चलेगा। ये तो लेकिन बहुत से उस लोगों पूरे ने कहा है, ये तो हाँ बहुत बट उस कंट्रीज ने कहा है जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का नाम नहीं लिया। प्लान तो ट्रंप का है, प्लान तो अमेरिका का है, लेकिन उस पूरे स्टेटमेंट में ये क्रिटिसाइज अमेरिका को या ट्रंप को नहीं किया। बोला कि नहीं ये प्लान जो नया डिस्कस हो रहा है ये गलत है। अरे भाई आप ट्रंप का नाम लो या अमेरिका का नाम लो कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ या ये जो गवर्नमेंट है कर पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात करें गजा की तो उसके ऊपर तो कई कंट्रीज ने जो है ऑब्जेक्शन किया है, कई कंट्रीज को बात पसंद नहीं आई है ट्रम्प की। तो आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है उनका कि सब लोगों को उठा के वो किसी और कंट्री में भेज देंगे? तो ऐसे तो वो एक तरह से इजराइल जो है वो आराम से पूरे में अपनी एक चौधराहट जो है वो लगा सकता है, जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखिए ट्रंप क्या किसी की सुनेगा? पहली बात, ट्रंप ने आज तक किसी की सुनी है? ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी हो या फिर पीस अकॉर्ड हो वो करते हैं। आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में अगर एक बड़ा कदम हुआ है पीस के तौर पे पिछले 5 से 10 साल में, वो क्या था? वो था अब्राहम अकॉर्ड्स। कि पहली बार ऐसा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसराइल के साथ आई बोल कि जंग बहुत हो गया, हमको ट्रेड बढ़ाना है, हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है, हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, इसलिए पीस होना चाहिए। सऊदी अरब और इसराइल के बीच में भी एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की बातचीत हो रही थी, लेकिन उसी वक्त 7 अक्टूबर 2023 का एक अटैक हो गया, आतंकवादी हमला हुआ। और उसके बाद करीबन करीबन अब 1.5 साल होने को आया है, ये जंग चल रही है, अभी सीज फायर चल रहा है, हॉस्टेजेस का रिलीज हो रहा है आफ्टर इंटरवेंशन। लेकिन फ्यूचर ऑफ गाजा क्या होगा? अब आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही हफ्ते में जब ये आतंकवादी हमला सदर्न इसराइल में हुआ था, कहा था वी विल क्रिएट अ न्यू रियलिटी इन गाजा, वी विल क्रिएट अ न्यू रियलिटी इन गाजा। ये ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था। इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी चीजें उन्होंने की हैं वैसा तो वो कुछ वहां पर नहीं करेंगे। आप देखिए ना, पहले भी इसराइल ने अपनी फोर्सेस वहां से हटाई थी, पूरा क्विट किया था गाजा, और बोला था कि आप डेमोक्रेटिकली अपना सरकार वहां चलाइए लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ? हमास ने अपने लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया, अपनी तरीके से सरकार चलाई। वहां पर वेस्ट बैंक में अलग चल रहा था, रमल्ला में अलग चल रहा था, और यहां पर अलग चल रहा था। वो आपस में भी वो नहीं देखते। जो वहां के लीडर्स हैं रमल्ला के, और जो इस्लामिक जिहाद या हमास के लीडर्स हैं, उनके आपस में भी वो एक दूसरे को भी मारते हैं। तो वहां पर भी बहुत डिफिकल्टीज हुई। तो इसराइल ने तो कोशिश करके देखी, अग्रीमेंट करके, पीस करके, कि भाई आप सरकार चलाइए, लेकिन तब भी आतंकवादी हमले होते रहे। और अनफॉर्चुनेटली हमास का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि पैलेस्टाइन एक पूरा कंट्री डिक्लेयर हो, एक पीसफुली इसराइल के साथ हो।
वो कहते हैं रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री एंड वी विल टेक ओवर एंड दिस इज एंटायर टेरिटरी इज पैलेस्टाइन। वो कह रहे हैं कि जो जूस हैं, जो इज़राइल है, इनको जीने का हक ही नहीं है, इनको हम खत्म कर देंगे और ये पूरा टेरिटरी जो है ये फिलिस्तीन है। देखिए, जब तक ये विचारधारा रहेगी, जब तक ये कट्टरपंथी विचारधारा रहेगी और जब तक ये आतंकवाद रहेगा, तब तक कैसे सोल्यूशन हो सकता है? जब तक आप बंदूक चलाते रहेंगे, जब तक आप ये मिसाइल्स फेंकते रहेंगे, तब तक तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं ये इज़राइल को पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इज़राइल ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, कुछ ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको एक पीसफुल कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि फिलिस्तीन वहां पर होना चाहिए, आप देखिए इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एंड इंडिया हैज स्टूड बाय देम, इंडिया हैज गिवन देम ह्यूमैनिटेरियन एड। अभी भी जब पूरा गाजा में क्राइसिस हुआ, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू प्रोवाइड मल्टीपल टाइम्स फ्लाइट्स वेंट देयर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। तो मुझे लगता है कि बातचीत से ही आगे रास्ता बढ़ सकता है। लेकिन गाजा में अगर वो अभी सीज फायर कर दें और हमास को खुली छूट दे दें, तो फिर तो हमास फिर से रिग्रुप करेगा, फिर से उनको पैसा आएगा। आप देखिए, अभी यूएस एड का पैसा गया हमास को, जिससे उन्होंने वो टनलें बनाई, जिससे वो आतंकवादियों को इसराइल में बेचते थे अटैक्स के लिए। तो ये तो अमेरिका ही किसी तौर से आतंकवाद को फंड करता था मिडिल ईस्ट में। तो मुझे लगता हमेशा है कि करता रहा है, अमेरिका ने हमेशा हमेशा किया है। करता रहा है, हमेशा करता रहा है। तो बहुत अलग अलग जो चीजें हैं अब सामने आ रही हैं कि यूएन का भी उनरा जो वहां पर है, उनकी बिल्डिंग्स जो है हमास यूज कर रहा था और ये कर रहा। तो मुझे लगता है कि दुनिया में जहां पर भी ये आतंकवाद है, जब तक ये आतंकवाद रहेगा, जब तक ये इनोसेंट्स को टारगेट करेंगे, तब तक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें लास्ट में, और उसका कोई हल आपको नजर आता है? अब ये कहना बहुत आसान है कि आईएसआई कर रही है या कोई कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में पहले भी तो लोग थे ही। पहले हमने ये सिचुएशन नहीं देखी जो इस वक्त चल रही है। वहां पे घर जला रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं। क्या हाल है इसका? क्या होगा आगे? फ्यूचर क्या है इनका? देखिए, पहली बात, मैं आईएसआई को ये नहीं कह रहा कि आईएसआई ने कुछ किया है। मुझे नहीं लगता है कि आईएसआई हैज सच कैपेबिलिटी कि वो बांग्लादेश में पूरा गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। इतना मैं तवज्जो आईएसआई को नहीं देता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का हो सकता है कि अमेरिका के डीप स्टेट जो है, वो किसी तरीके से उन्होंने ये एक सो कॉल्ड कलर रेवोल्यूशन या सो कॉल्ड ये जो है रेजिम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में किया। अभी एविडेंस आ रहा है, बहुत लोग सामने आ रहे हैं अमेरिका में और कह रहे हैं कि हाँ, वहां पर जो है एक मिलिट्री बेस अमेरिका चाह रहा था बनाना, और जब शेख हसीना ने नहीं माना तो वहां पर हमने ये रेजिम चेंज ऑपरेशन किया। और दुनिया में हर जगह, बहुत जगह अमेरिका ने ऐसा किया है पहले भी, ये कोई पुरानी बात नहीं है। और अमेरिका के ही लोग बार बार मोहम्मद यूनिस को पूछ रहे थे पिछले 15-20 सालों में कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो विकीलीक्स में आया है। यूएस एम्बेसी जो ढाका में है या काउंसलेट है, वहां पर बातचीत हुई है बार बार अमेरिका के राजदूत और डिप्लोमैट्स और मोहम्मद यूनिस के बीच। और मोहम्मद यूनिस ने भी साफ उस वक्त कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या बनना चाहता हूं, वो तो तभी होगा, ये जो दो औरतें हैं इनको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, एक शेख हसीना और बेगम जो वहां पर है। खालदा तो जी। हाँ, खालिदा जिया। तो अब कोशिश तो अमेरिका की ये रही है। तो अब जब बाइडन हट गए हैं और ट्रंप आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में भी बहुत चेंजेस आएंगे। मोहम्मद यूनिस के लिए इतना कोई स्मूथ रोड नहीं होगा। तभी अब मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव हो, इलेक्शन हो बांग्लादेश में। तो आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, और ये मोहम्मद यूनिस के डायरेक्शन पे ही हो रहा है कि वो अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इन सब की इतिहास, इन सब का हिस्ट्री जो है वो मिटा रहे हैं पूरी तरीके से। शेख मुजीबुर रहमान का दारामुंडी जो 32 था, वो लास्ट एक रिलिक था, एक लास्ट एक म्यूजियम था जिसमें पूरा इतिहास अवामी लीग का और मुजीबुर रहमान का था। उसको पूरी तरीके से आपने जला दिया। और अभी क्या हो रहा है, आप हैरान होंगी, वहां पर जो बांग्लादेशी एक्ट्रेसेस हैं, पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं, जो भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लिख रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आप कैसे, आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आपने बोला। महिलाओं की, गर्ल्स की जो स्कूल की फुटबॉल टीम्स हैं, उनके जो मैचेस हो रहे हैं, उन पे बैन लगाया जा रहा है। आप सोचिए कि तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश इज हैपनिंग राइट नाउ। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हक है लोगों के, बच्चियों के, बच्चों के, वो पूरी तरीके से हटा दिए। कुछ भी लिबरल या डेमोक्रेटिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स लोगों को नहीं दिए जाएंगे। धीरे 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 ये मोहम्मद यूनिस का एक कवर है, लेकिन वो शरिया वहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं।
वो एक डेमोक्रेसी को वहां पर जीने नहीं करने देते, और तभी वो कह रहे हैं कि अवामी लीग के खिलाफ है, उनके लोगों को मारेंगे, उनके घरों को जलाएंगे। और शेख हसीना जो अभी दिल्ली में है कुछ टाइम से, अगस्त 2024 से, वो एक ऑनलाइन मैसेज दे रही थी, उसी के बाद, उसी से पहले ये सब एक्टिविटीज हुई। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत को भी एक्स्ट्रेडिशन करना चाहिए। अरे क्यों करेगा भारत एक्स्ट्रेडिशन? भारत डेमोक्रेसी के हक में है। आपको अगर हम शेख हसीना दे दें और आप दूसरे दिन उसको मार दोगे, दूसरे दिन उसको जेल में डाल दोगे और वहां पर टॉर्चर करोगे, तो मैं शेख हसीना को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन इंडिया विल नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस एंटायर ऑपरेशन। अब हिस्ट्री रही है शेख मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना की, अवामी लीग की, बांग्लादेश की क्रिएशन में, और इंडिया ने कैसे वहां पर उस वक्त मदद की थी। तो इसलिए ऑब्वियसली इंडिया एज अ नेबर, तो शेख हसीना यहाँ पर आई और उनको जो है एक शेल्टर दिया गया, दैट इज टेम्पररी, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल बी puppets in this entire operation of Mohammad Yunus when he wants to take some kind of a political revenge against शेख हसीना। तो मुझे लगता है बांग्लादेश में अभी सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, खराब हो रही है। पहले सिर्फ माइनॉरिटीज पे, मंदिरों पे, अहमदियाज, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज पे अटैक हो रहा था, और अवामी लीग पे तो हो ही रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से इनका इतिहास, हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं। तो लेकिन ट्रंप, मुझे लगता है कि इंटरवीन किसी तरीके से तो करेंगे। अभी ट्रंप के लिए प्रायोरिटीज हैं डोमेस्टिक, कि आप कैसे जो मेजर इश्यूज पहले 6 महीनों में जो खुद के हैं उसको सॉर्ट आउट करें। आप इलीगल इमिग्रेशन हो, ट्रेड इम्बैलेंस हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो, जॉब क्रिएशन हो, इस पे वो तवज्जो ज्यादा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे रशिया यूक्रेन पे काम करेंगे कि वहां जंग खत्म हो, गाजा के ऊपर काम करेंगे कि कैसे सीज फायर मेंटेन हो और गाजा में चेंजेस आए, वहां से रेफ्यूजीज भी बाहर जा पाए। तो वो ग्लोबल पीस के लिए मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि एक स्टेबिलिटी दुनिया भर में आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़े। वैसे मुझे लगता है कि हिस्ट्री आजकल के टाइम में जो है वो हटाना या चेंज करना इतना आसान नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि जाहिर है कि इंटरनेट का जमाना है और सभी को जो है वो सोशल मीडिया यूज करते हैं लोग, तो उससे पता लग जाता है। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आदित्य आपसे कि एज अ मीडिया पर्सन आप क्या समझते हैं कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फोटोज भी बन रही हैं, वीडियोज भी अपलोड हो रही हैं, ये आगे जाके आगे के टाइम में मीडिया के लिए कितना मुश्किल एक तरह का टास्क होगा कि वो ये पता कर सकें कि ये असल खबर है या ये असल फुटेजेस हैं या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं, क्योंकि जितना उस पर काम किया जा रहा है बहुत बार ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है जैसे। तो आगे जो मीडिया आएगा कुछ सालों बाद, आपके ख्याल से उसको क्या मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ेगी? देखिए, पहले तो आरजू जी, एआई तो दूर की बात है। आप देखिए व्हाट्सएप मैसेज ही जब आता है तो आप उसको पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये सच है, और आप 5 लोगों को, 10 लोगों को वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये जिसको हम भारत में बहुत बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, कि ये वहां पे खबर आती है, उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़ा देते हैं। उसमें व्हाट्सएप में भी वीडियोस आते हैं, अलग अलग तरीके के वीडियोस आते हैं। कभी कभी किसी नेता का, किसी सेलिब्रिटी का कोई पुराना वीडियो आता है, या कोई मिक्स कर दिया जाता है वीडियो, बहुत चीजें होती हैं। तो फैक्ट चेकिंग, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन इज अ मैसिव चैलेंज। एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ग्लोबल मेनिस उभर के आया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि आजकल के युग में उतना ही जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना न्यूक्लियर आर्सनल है, जितना न्यूक्लियर वेपन्स है, या न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी जो दुनिया में बहुत कुछ देशों के पास है। तो मुझे लगता है कि एआई को अब देखिए कितना बड़ा डिबेट अमेरिका और चाइना के बीच में, एक जंग सी एआई की छिड़ गई है। वहां पर ओपन एआई है, और यहाँ पर एक नया कंपनी जो चाइना में उभर के आया है, और वो कह रहा है कि हमारे पास उससे भी बड़ा एक अच्छा एआई का पूरा टूल है, मॉड्यूल है, और हम उसमें हर चीज जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एआई फॉर मीडिया ऑल्सो वुड बी अ मैसिव चैलेंज। भारत में तो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स ने बुलेटिन्स जो है एआई एंकर्स के थ्रू करना पड़ना चालू कर दिया है, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो। एआई के एंकर्स ही आ रहे हैं, तो बाकी एंकर्स बेचारे क्या करेंगे, उनकी तो नौकरी चली जाएगी। तो ये आई थिंक इट्स अ फंडामेंटल इशू, इट विल बी अ चैलेंज, बट it's also important for us to grow, to develop, to progress. That's what life is. And even though there are negatives to it, to artificial intelligence, there are several positives as well. And there are companies in the world that are also working through artificial intelligence to counter disinformation and misinformation. And वो कोशिश कर रही हैं, जो कंपनीज दुनिया भर में हैं एआई की,
कि कैसे ऐसे जो है सॉफ्टवेयर या बाकी चीज भी डेवलप करें एआई के थ्रू, जिसमें आप इन डिसइंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकें कि ये वीडियो जो है ये गलत है, ये एआई के थ्रू बनाया गया है, ये सच नहीं है, या ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सच नहीं है। क्योंकि एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी कोई वीडियो डाल देता है या कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, उसको चेक करने का कोई जरिया नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत सारी सरकारें जो हैं ऐसी प्राइवेट एजेंसीज के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही हैं, जिसमें कोशिश हो रही है कि पता लगा जा सके कि सच क्या है, कैसे है। और इसमें अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ है, लंदन में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे लंदन में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और कोई आतंकवादी हमला, जैसे मुझे किसी के थ्रू पता है, एक होने वाला था छोटा मोटा आतंकवादी हमला, जिसमें एक एजेंसी ने टिप ऑफ दिया वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी को कि ये सोशल मीडिया पे कहीं से डिटेक्ट हुआ है, डार्क वेब में, और आप इस पे एक्शन लें। तो आतंकवादी हमला रोका गया। ऐसे अमेरिका में आपने देखा कि कैसे कांग्रेस में जो है हमला हुआ, तो उन लोगों को डिटेक्ट करने के लिए जो कांग्रेस में हमला कर रहे थे, एआई के टूल्स यूज किए गए उन पता करने के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर से या उनके चेहरे से कि ये लोग कहां पर हैं, कैसे हैं। तो आई थिंक एआई वुड बी ऑब्वियसली फॉर मीडिया ऑल्सो अ मेजर चैलेंज, बट फॉर एवरी चैलेंज देयर आर ऑल्सो सोल्यूशंस दैट कम इन। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को आदत है कि कोई भी चीज आए नई तो उसको पॉजिटिव के बजाय कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आपने ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।